स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 21वीं सदी में भारत चांद पर पहुंच गया है। विज्ञान में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान लगाए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और आज इस खबर पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले जातिगत जनगणना, जी हां, जातिगत जनगणना को लेकर आप कह सकते हैं जो गैजेट है वो आ चुका है और गैजेट आने के बाद हलचल तेज हो गई है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसकी सरकार ने इसको लागू किया है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हमने प्रेशर बनाया, हमने डिमांड दी, उसके बाद इसको लागू कराया गया है। लेकिन अभी बहस इस बात पर सबसे ज्यादा जारी है कि जो जातिगत जनगणना अपोजिशन कह रहा है कि हमने अपने स्टेट्स में कराई है, वो फॉर्मेट यहां पर नहीं है। जी हां, विपक्ष की बरसों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ मोदी सरकार में साझेदार नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में बीएसपी हो या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। संसद में राहुल गांधी की ओर से लगातार जातिगत जनगणना की मांग की जा रही थी। अखिलेश यादव ने भी इसी मुद्दे को उठाया था। उसके बाद अप्रैल में मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया था। आजादी के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। देश में 2 चरणों में जाति जनगणना कराई जाएगी। 1 अक्टूबर 2026 से पहले चरण की जनगणना होगी। शुरुआती चरण में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना होगी। उसके बाद 1 मार्च 2027 से बाकी राज्यों में दूसरे चरण की जनगणना का प्रावधान किया गया है। 16वीं जनगणना इस बार कई मायनों में खास होगी। इसके डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों को खुद से जानकारी भरने का विकल्प भी मिलेगा। जनगणना 2 चरणों में होगी, जिसमें हाउस टेस्टिंग और जनसंख्या गणना शामिल होगी। डेटा सुरक्षा के सख्त उपाय का प्रावधान भी किया गया है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि यह इसका बिहार और यूपी जैसे राज्यों में क्या असर पड़ता है। बहरहाल अभी जो सवाल सबके जहन में गूंज रहा है, जनगणना की अधिसूचना जारी कैसे होगी, सरकार की तैयारी क्या है, जाति जनगणना का दांव किसको नफा और किसको नुकसान होगा। हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 1 अक्टूबर 2026 से होगी 16वीं जनगणना। जी हां, 1 अक्टूबर 2026 से यह कार्य शुरू होगा। पहली बार देश में होगी जाति जनगणना। 34 लाख कर्मचारी और सुपरवाइजर शामिल होंगे। 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी भी शामिल होंगे। आधुनिक मोबाइल और डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा। 1 अक्टूबर 2026 से पहले फेज की जनगणना होगी। पहले फेज में 4 राज्यों में यह जनगणना की जाएगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पहले फेज की जनगणना 1 मार्च को होगी। दूसरे फेज की जनगणना में देश के बाकी बचे हुए राज्यों की जाति आधारित जनगणना की जाएगी। जाति आधारित जनगणना के मायने क्या है, आखिर क्यों अपोजिशन बार बार कह रहा था। दरअसल अपोजिशन की यह डिमांड थी कि साहब जो ओबीसीज हैं, जो बैकवर्ड्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन सरकार में, भागीदारी में कम है। और लगातार हम बात कर रहे थे बिहार की। बिहार में चुनाव है। इस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है केसी त्यागी जी आपका न्यूज इंडिया में। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही सर? जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। बहुत स्वागत है आपका सर। क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन आ गया है, यहां से एक फॉर्मेलिटी जो थी वो पूरी हो गई। यहां से ये काम शुरू हो गया है। माना जा रहा है लगभग 21 महीने तक काम चलेगा। 2 फेसेस में होगा और दिसंबर 2027 तक एक फाइनल डाटा आ जाएगा। इस पूरे मसले पर राजनीति भी बहुत जमकर हुई है, कैसे देखते हैं सर? राकेश जी, मैं सबसे पहले भारत सरकार के आज की जातिगत जनगणना की जो उन्होंने गजट प्रचारित और प्रसारित किया है, उसके लिए भारत सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। आजादी के 75 वर्ष भी इस साल पूरे हो रहे हैं, तो उन तबकों को, उन वर्गों को, उन वंचित समूहों को जानने का अधिकार है और पूरे देश को भी, कि पिछले 75 वर्षों में सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड समूह हैं, उनका कैसा एम्पावरमेंट हुआ है।
गांधी जी कहते थे कि देश को आजादी मिली है, इसका अगर पता लगाना है तो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, वो जरा पता लगाओ। ये 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। उस समय हम अंग्रेजी के कॉलोनियल रूल में रहते थे। उस समय बहुत बड़ी फ्यूडल सोसाइटी थी, जहां व्यक्ति को देख करके राह बदल के चलने के रिवाज थे। जिस रास्ते पर दलित जाता है उस रास्ते से बच के जाना है। तो जाति का जो विद्वेष था इतना तीव्र था कि इन वर्गों के लोग अपनी जात छिपाते थे, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा का ये प्रतीक बन गया था। तो जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लोध जाति है, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी जाति बैकवर्ड होते हुए भी अपने आप को लोध राजपूत लिखती थी। बिहार में, पूर्वी यूपी में जो नीतीश कुमार जी की जाति है कुर्मी, वो बैकवर्ड हैं, लेकिन इनके घर के बाहर जो लिखा रहता है क्षत्रिय कुर्मी सभा, यानी कि ये मजबूत पिछड़ी जाति के होते हुए भी अपने आप को अपर कास्ट में लिखवाते हैं। तो लंबे समय से मांग चल रही आ रही थी। आजादी के बाद कई कमीशन बने, और मैं आज समाजवादी आंदोलन के उन पुरखों को याद करना चाहता हूं जिन्होंने शुरुआत की, डॉक्टर अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और वर्तमान में नीतीश कुमार। इन्होंने कहा कि ये पता लगाना चाहिए कि भाई किसकी कितनी संख्या है। ये जातिवाद नहीं है, जातिवादी वो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आप अगर आंकड़े देखेंगे 47 के बाद के, तो कुछ ही वर्गों का सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है, और जो बड़ी आबादी है वो इससे दूर रही। ठीक है, मंडल कमीशन से लगा था नेतृत्व में मैं जैसे आप बात कर रहे हैं सर, और आपने कहा कि इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए। विपक्ष कह रहा है साहब सबसे पहले तो आवाज हमने उठाई थी, हमने प्रेशर बनाया, हमने एक चुनाव लोकसभा में जो सीटें बढ़ाई वो इसी जातिगत जनगणना के नाम पर बढ़ाई, ये क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए 7 अगस्त 1990 में जब वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू की, उसका सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक है। सदन में नेता स्वर्गीय राजीव गांधी, मैं भी उस सदन में मौजूद था, उन्होंने विरोध किया, और जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए उसका उन्होंने विरोध किया। राहुल गांधी पिछले 2 साल से सक्रिय हैं, मैं उनकी सक्रियता की तारीफ करता हूं, लेकिन ये मांग समाजवादी आंदोलन के नेतृत्व में पिछले 25-30 सालों से हो रही है। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, आपकी जानकारी के लिए, उस समय पिछड़ियों की संख्या 52% थी, और आज जब बिहार के जातिगत सर्वेक्षण आए हैं उसके मुताबिक 64% हो गई है। और वहां की सरकार ने, श्री राहुल गांधी जी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 75% का आरक्षण आवंटित कर दिया है। 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए, और 65% SC, SC और बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए। तो इसका क्रेडिट वो ले रहे हैं। जब बिहार में जातिगत सर्वे हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था, जबकि आरजेडी ने डर की वजह से विरोध नहीं किया था। अब उन्होंने जातिगत सर्वे कराया है कर्नाटक में, वहां गृह युद्ध की स्थिति होगी है। जो डोमिनेंट कास्ट है वहां की, उन्होंने पिछड़ी जातियों के जातिगत सर्वे को ही नकार दिया है। लिंगायत लोग उसका विरोध कर रहे हैं, इंटरनल और प्रॉब्लम है और लोगों ने इसका बहुत विरोध। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सर जो तेलंगाना वाला मॉडल है उस मॉडल से ये जातिगत जनगणना बिल्कुल अलग है। कहा इससे चीजें पारदर्शिता के रूप में सामने नहीं आ पाएंगी, बिल्कुल ओपेक नहीं होगा, यानी मिरर इमेज जो होगी वो सोसाइटी की आपको नहीं मिलेगी। कहा चीजें छुपी रहेंगी इसमें, और 1-2 कॉलम्स, क्योंकि अभी परफॉर्मा आया नहीं, लेकिन पहले से लोग कह रहे हैं कि 1-2 कॉलम्स ऐसा बनाया गया है जिस पर विपक्ष को विरोध है। जैसे ओबीसी वाला जो कॉलम है जिसको कहा गया कि हिडन रखना है। मैं चाहता हूं कि टंडन जी आपने अच्छा कार्य किया है कि इस पर बहस शुरू की है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि और मैं या मेरी पार्टी का कोई और प्रतिनिधि कल परसों में किसी समय बैठाएं, बिहार की जनगणना के आंकड़े लेकर के हम बैठते हैं, और कर्नाटक के और तेलंगाना के आंकड़े लेकर के वो बैठते हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सिर्फ पिछले 2 वर्षों से लाल किताब राहुल गांधी जी के हाथ में आई है, उससे पहले उनको पता ही नहीं था।
और मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं, वीपी सिंह जी की सरकार कैसे गई थी। जो देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा काम हुआ था वो था मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू करना। सरकार किसने गिराई? कांग्रेस पार्टी ने। अगर राजीव गांधी अगर उस दिन चाहते तो वीपी सिंह की सामाजिक न्याय की सरकार बच सकती थी। अब भाषण देने के लिए, चुनाव में लाभ लेने के लिए, विरोध का पक्ष अपना रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल जी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है सर, लोग ये भी कह रहे हैं टाइमिंग को लेकर, बहुत कहा साहब बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है, टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब बिहार में चुनाव है, उसको देखते हुए इसकी तैयारी की जा रही है, जिसमें एनडीए को, और आप भी एनडीए में हैं, आपको फायदा मिले बिहार के अंदर। टंडन जी, मैं चाहता हूं एक बार चुनाव से पहले और डिबेट हो जाए, किस तरह से नीतीश सरकार ने अति पिछड़ों के लिए, पिछड़े तो ही हैं, उसमें जो अति पिछड़े हैं, और आपकी जानकारी के लिए पहली सरकार थी कर्पूरी ठाकुर की 1978 की, जिसमें उन्होंने पिछड़े और अति पिछड़ों के आरक्षण को डिवाइड किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि मोदी सरकार ने भी कमीशन बैठाया है जो अन्य पिछड़ी जातियां, आपकी जानकारी के लिए पिछड़ों से ज्यादा अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए नीतीश कुमार ने नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में 35% का आरक्षण किया, जो देश के किसी राज्य में भी नहीं है। लिहाजा हम पहले से इन वर्गों के एम्पावरमेंट के लिए लगे हुए। हाँ, निसंदेह आज की इस घोषणा से हमारा जो जन समुदाय है, हमारे जो वर्ग हैं, जो वंचित समाज के समूह हैं, वो जरूर आनंदित होंगे और दबा करके एनडीए की सरकार को वोट भी करेंगे। ठीक है सर, इसके बाद ये भी है, जब जातिगत जनगणना का कार्य पूरा होगा, लगभग 21 महीने लगेंगे, उसके बाद परिसीमन का भी काम शुरू होगा, वो भी काम लगभग 1-1.5 साल चलेगा। देखिए, जातिगत जनगणना के साथ साथ परिसीमन भी है, और उसको मत भूलिए आप, 33% महिलाओं के लिए अलग सीटों का एलोकेशन भी है। तो ये सारे देश के 75 वर्ष में ये क्रांतिकारी काम होंगे। हमारी पार्टी द पार्टी ऑफ द सोशल जस्टिस, और इसमें एक और निवेदन आपके मंच से आज करना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी ने लोकसभा में सवाल उठाया था कि महिलाओं का 33% आरक्षण हो, लेकिन इसके अंदर भी कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। और वो इस देश के आजादी के इतिहास का दिन होगा जब 33% महिलाओं का आरक्षण होगा और पिछड़ों की सीटें भी बढ़ी हुई मिलेंगी, और गांधी का और अंबेडकर का, कर्पूरी ठाकुर का सपना भी साकार हो। चाहिए आपको लगता नहीं ये जब इसके फुल आंकड़े आएंगे, जिसके लिए हमें 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, एक तरफ देश जो है वो एआई की तरफ चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चल रहा है, एक तरफ विकास हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और एक तरफ जब हम बात करने लगते हैं जाति की, ठीक है मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप कुछ लोग ये भी, कई इंटेलेक्ट क्लास थे, टॉप माइंड्स थे, उन्होंने कहा साहब आप विकास की बात करिए, आगे बढ़ने की बात करिए, डिजिटलाइजेशन की बात करिए, आप इसमें जाति में फिर फंस जा रहे हैं। ये अप्रिय बहस हो जाएगी अगर मैं क्लास 1 की सर्विसेज के आंकड़े आपके सामने रखूंगा। ये बहुत अप्रिय बहस हो जाएगी अगर मैं कहूंगा कि एक भी वाइस चांसलर पिछड़ी जातियों का नहीं है। आपका जायका, मैंने आपका व्यक्तिगत नहीं, कुछ लोगों का जायका खराब हो जाएगा कि केंद्र सरकार में एक भी सेक्रेटरी नहीं है, जबकि उनकी संख्या 64% है। तो ये बहुत, तो आपका जो सभ्य समाज है, आपका जो जातिवादी समाज नहीं है, तो उसके तो आंकड़े ये हैं। अगर आप सभ्य समाज के न्याय गार्जियन थे तो आपने उन लोगों का 75 साल में क्यों नहीं एम्पावरमेंट किया? क्यों उनके कोटे भी अभी पूरे नहीं है? आप बताइए कितने राजदूत हैं इन समूहों के, आप बताइए कितने वाइस चांसलर इन समूहों के। 64% आबादी एक तरफ और 18% 15% आबादी एक तरफ। अब सवाल उठाओ तो हम जातिवादी, ना उठाएं तो कुछ लोग मौज मस्ती ले ही रहे हैं। अब ये अप्रिय बहस है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन मोदी सरकार ने भी और नीतीश सरकार ने भी 10% का आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए किया है। यद्यपि इनके वर्गों में सबसे ज्यादा नौकरियां हैं, सबसे ज्यादा आईएएस हैं, सबसे ज्यादा आईपीएस हैं, तो सारी काबिलियत कुछ लोगों में इसलिए आ गई
कि वो राजकाज की हिस्सेदारी में थे पिछले 3000 साल से। और जो हमारी जात व्यवस्था है उसमें इन वर्गों के लोगों की पढ़ाई बहन थी। ठीक है, ये भी आप क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल आप प्री बहस की ध्यान मत दो, मैं बिल्कुल अपनी बहस की तरफ नहीं जाऊंगा सर, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं। लेकिन चलते चलते सर एक सवाल जो मुझे लगता है आने वाले समय में ये सवाल सामने आएगा, और आप दिल्ली में है तो शायद ज्यादा आएगा। पहला ये कि शब्द मेरिट कहां स्टैंड करेगा, पहला। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो आपने भी कहा कि मान लीजिए साहब सरकारी दफ्तर में, आईएएस में, वीसीज में लोग नहीं है, तो जब आंकड़ा आएगा तो क्या ये डिवीजन पैदा नहीं करेगा सोसाइटी में? डिवीजन तो ऑलरेडी है। मेरिट कहां से आती है? जिन वर्गों के लोग पिछले 2000 साल से क्लास 1 की सर्विसेज में हैं, उन्हीं के बच्चे तो मेरिट में आगे जाएंगे। जिन्होंने देखा ही नहीं है उस सिस्टम को, उस सिस्टम के हिस्से नहीं है, उनके बच्चे कैसे उसको पार करेंगे? आप एक लंगड़े आदमी को 2 टांग वालों से कैसे कंपीट करा सकते हैं? जो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अति पिछड़े हैं, वो लंगड़े हैं। 1 लेग वाले हैं, जो 2 टांगों वाले जो हैं, उनसे आप मुकाबला कराएंगे तो मेरिट कहां से आएगी? मेरिट तो कुछ लोगों के पास पिछले 2000 साल से है, क्योंकि उन्हीं का एम्पावरमेंट हुआ है। जिनका एम्पावरमेंट होना है उनका कैसे मुकाबला करेंगे आप उन वर्गों से जिन्होंने न शिक्षा प्राप्त की है, न सोशली, न कल्चरली, न एजुकेशनली उस सीमा के अंदर आए हैं, जिनके पुरखों ने सदियों से पढ़ाई नहीं की है, जो सामाजिक व्यवस्था के चलते छूते नहीं हैं, जिनके मोहल्ले अलग बने हुए हैं। 3000 साल से एक कौम सर पे पखाना उठा के घूमती है, उसमें कभी किसी ने आरक्षण मांगा क्या? तो ये बहुत कटु सवाल है, ये झेलने पड़े अंबेडकर को भी, इनके लिए अपमानित होना पड़ा कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार को भी। पॉलिटिकल माइलेज किसको सर, विपक्ष को या सत्ता को? पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उन वंचित समाज के लोगों को होगा जिनको सदियों से न्याय नहीं मिला है। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, आपने एक्सक्लूसिव जानकारी दी, हमसे बातचीत करी और बेबाकी से आपने बताया कि आखिर जातिगत जनगणना का लाभ क्या होगा, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको फायदा मिलेगा, जो आपने कहा कि ऊपर लेवल पर, ऑफिसर्स के लेवल पर, आईएएस के लेवल पर, वीसीस के लेवल पर लोग नहीं पहुंच पाए आबादी के बाद भी वो पहुंचेंगे। साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है और इसके लिए उनको याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया केसी त्यागी सर हमसे जुड़ने के लिए और एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। केसी त्यागी जी जेडीयू के बड़े नेता हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में जातियों को और लाभ मिलेगा। अब जातिगत जनगणना के कुछ अहम बिंदु आपको बताते हैं। जातिगत आधारित जनगणना, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जातिगत आधारित जनगणना पहला चरण कब होगा ये आपको बता रहे हैं। 1 अक्टूबर 2026 से शुरुआत होगी। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति जानी जाएगी, संपत्ति और सुविधाओं का भी विवरण होगा। यह पहला चरण होगा। दूसरा चरण क्या होगा? दूसरा चरण होगा 1 मार्च 2027 से इसकी शुरुआत होगी। हर व्यक्ति की जनसंख्यक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य विवरण जो है एक व्यक्ति संबंधित उसको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जातिगत जनगणना की मांग 80 के दशक में जाति आधारित पार्टियों का आभार था। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर अभियान, काशीराम ने की जातियों की संख्या पर आधार पर आरक्षण की मांग करी थी। 1969 में ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर मंडल कमीशन का गठन भी हुआ था। 1990 में मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। 2010 में क्षेत्रीय पार्टियों का केंद्र पर जातिगत जनगणना का दबाव बनाया गया था। 2011 में केंद्र का सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया था। 4379 करोड़ के बजट से 2013 में एसईसीसी जनगणना पूरी हुई थी, लेकिन जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र ने जाति जनगणना का ऐलान भी किया था। जाति जनगणना का गैजेट जो आज पास हुआ है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और राजनीति होगी। हम आपको राजनीतिक
लोगों के बयान भी सुनवाएंगे, पक्ष विपक्ष क्या कह रहा है, आपको और जानकारी दे रहे हैं। 1 अक्टूबर से देश में 16वीं जनगणना, पहली बार देश में होगी जातिगत जनगणना। 34 लाख गणक और सुपरवाइजर शामिल होंगे। 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी शामिल होंगे। मोबाइल और डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा। 1 अक्टूबर 2026 से पहले फेज की जनगणना पूरी होगी। पहले फेज में 4 राज्यों में होगी जातिगत जनगणना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पहले फेज की जनगणना होगी। 1 मार्च 2027 से दूसरे फेज की जनगणना का काम शुरू होगा। दूसरे चरण में पूरे देश के बाकी बचे राज्यों की जनगणना की जाएगी। ब्रिटेन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।